हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आप सबके साथ आया हूं डॉट क्लास लेकर। आज का जो डॉट क्लास है, इस डॉट क्लास में 9 क्वेश्चन आपके द्वारा दिए हुए हैं। 9 क्वेश्चन, कुछ ज्योमेट्री के हैं, कुछ टाइम एंड वर्क के हैं, कुछ प्रॉफिट लॉस के हैं और कुछ नंबर सिस्टम के भी हैं। मतलब हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ हैं। देखिए, डॉट क्लास में क्या होता है कि हम आपके सवाल सोल्व करते हैं और अगर आपने बता दिया कि सर क्या दिक्कत है तो फिर वो दिक्कत भी सोल्व करेंगे। आपने बोला सर कॉन्सेप्ट इस सवाल का क्लियर नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। मतलब पिछले 2-3 दिन में मैंने सिमिलर सवाल 5वीं बार या 4थी बार देखी है। ठीक है, तो उस सवाल को लेकर आया हूँ। टाइम एंड वर्क का एक सवाल है। सबसे पहले दिक्कत क्या होती है इसमें ना, आपको जब मैं बोलता हूँ मेरा लेक्चर देखिए तो आप लेक्चर देखते नहीं है। आपको लगता है कि आपने एक बार टाइम एंड वर्क पढ़ लिया तो टाइम एंड वर्क आपका कंप्लीट हो गया। देखिए, टाइम एंड वर्क कंप्लीट करना, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करना, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी कंप्लीट करना, इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखे हैं। और अगर आप एक बार में सीख लिया तो अच्छी बात है, एक बार में नहीं सीखे तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और तरीका जो मेरा है, मेरा थोड़ा सा अलग तरीका है। तो मेरे तरीके से पढ़ना है तो आपको मेरा लेक्चर देखना होगा। मेरा लेक्चर देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपको आज दिखाऊंगा कि हाँ, मैथ्स का जो अर्थमेटिक पार्ट होता है उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट और लॉजिक होता है, ट्रिक शॉर्टकट कुछ होता नहीं है। ट्रिक शॉर्टकट क्या होता है आपको बताऊंगा मैं। अभी सवाल जब कराऊंगा तो आपको बताऊंगा इसको ट्रिक बोलते हैं, इसको शॉर्टकट बोलते हैं। क्लियर है? तो वो सब कुछ करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो क्वेश्चन भेजते हैं तो साथ में आप उसका एक्सप्लेनेशन सुनिए, समझिए और बताइए। उसके बाद भी दिक्कत हो रही है तो फिर से बताइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको आएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आएगा जो कि मैं दोबारा बताने वाला हूँ, दूसरा क्वेश्चन आएगा जो दोबारा बताने वाला हूँ। तो मैं बार बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको कुछ फायदा होना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से आप क्वेश्चन मुझसे सोल्व हो रहा है, मेरा तो रिजल्ट हो जाएगा, आपका दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप अपने लिए पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट लेना है। अब देखिए सवाल, देखिए पहला सवाल क्या है। कह रहा है एडी इज परपेंडिकुलर टू द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल एंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी। कह रहा है एबीसी जो ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल की बात किया है। क्या है? एबीसी एक ट्रायंगल। बोल रहा है एडी इज परपेंडिकुलर, एडी परपेंडिकुलर है एंगल बी के इंटरनल बाइसेक्टर पे। तो एडी नाम दिया, इसका मतलब एडी हो गया। फिर आगे बोल रहा है कि डी से एक लाइन पैरेलल खींचा गया है बीसी के पैरेलल, जो एसी को ई पे काट डिवाइड करता है। आपको बताना है कि अगर एसी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो एई की लंबाई कितनी होगी। अब इस सवाल में ट्रिक आप पूछेंगे हमसे, तो ट्रिक तो मैं बता दूंगा भैया। ट्रिक क्या इस सवाल में है कि कहीं भी आप जहां भी देख रहे होंगे एंगल आधा किया हुआ है, बराबर भागों में। ये एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल बराबर भागों में किया हुआ है। इसका मतलब ये मिड पॉइंट पे ही आकर मिलेगा। कुछ ऐसा चीज ही नहीं मुझे दिख रहा है जिससे हम इसको मिड पॉइंट के अलावा कुछ और कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन इसमें क्या होगा, कभी कभार धोखा हो जाएगा, डिपेंड करेगा ट्रायंगल कैसा दिया हुआ है। क्लियर है ना? अब बात करते हैं आपसे कि इसको बनाएंगे कैसे, कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत टफ नहीं है लगाना, आप 1 सेकंड में कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। अब देखिए, एडी को आगे बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। क्यों आगे बढ़ाने बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस ट्रायंगल में यहाँ से जो डाला गया है अल्टीट्यूड, यही एंगल बाइसेक्टर भी है। देखिए यहाँ से जो एंगल बाइसेक्टर है एडी पे परपेंडिकुलर है, तो मैंने इसको आगे बढ़ा दिया यहाँ तक। तो पता चला कि ये जो ट्रायंगल है ए बी एफ नाम दे रहा हूँ, ए बी एफ है। इस ट्रायंगल में बी डी जो है एंगल बाइसेक्टर भी है, अल्टीट्यूड भी है। इसका मतलब यही मीडियन भी होगा, मतलब ये दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आइसोसेल्स ट्रायंगल का रूल लगाइए। आइसोसेल्स ट्रायंगल में ही या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही ऐसा होता है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वही अल्टीट्यूड भी होता है, वही क्या होता है, शीर्ष लंब भी होता है, और वही क्या होता है आपका, मीडियंस भी होता है। तो अगर नहीं पता तो आप क्या कीजिए कि ये एंगल को अल्फा मान लीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा। आप कहेंगे 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री है, और ये कॉमन है, तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल बराबर हो गया, तो ये बराबर ये हो गया। तो आपको ये भी प्रूफ हो गया कि आइसोसेल्स ट्रायंगल में ही ऐसा होता है, या फिर अगर ऐसा ये है तो ये ट्रायंगल आइसोसेल्स है। कैसे आइसोसेल्स प्रूफ हुआ? जब दोनों ट्रायंगल बराबर, तो ये बराबर, ये तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। ये अगर आप यहाँ तक समझ गए कि ये बराबर होगा, तो आपको ये भी दिमाग में नजर आ रहा होगा कि ये इसका मतलब मिड पॉइंट हो गया। डी क्या हो गया? मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है तो डी से पैरेलल कोई भी लाइन बेस के पैरेलल खींचेंगे वो सामने वाले के भी मिड पॉइंट पे मिलेगा। मतलब ई भी मिड पॉइंट हो गया। क्या हो गया? मिड पॉइंट। अगर ये बीच वाला बिंदु हो गया तो आप बताइए दोनों 12 को 2 भाग में बांटेगा, 6 सेंटीमीटर ऊपर और 6 सेंटीमीटर नीचे। आपसे नीचे वाला भी पूछ सकता था ऊपर वाला के अलावा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन आप देखिए, आपके क्या है, ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है और ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी एक कॉन्सेप्ट लगता है, अगर वो आपको पहले से पता है, वो दिमाग में है तो बना लेंगे, और नहीं दिमाग में है तो अभी दिमाग में आ जाएगा। सवाल कर रहा है कि एबीसी एक ट्रायंगल है। क्या कह रहा है? एबीसी एक ट्रायंगल है और ए से जो मीडियन जी इसका सेंट्रॉइड है, केंद्रक है,
बोल रहा है कि एजी जो है बीसी के बराबर है, तो आपको पूछ रहा है कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपसे निकालने बोल रहा है। मैंने इसको थीटा बोल दिया। हमसे क्या पूछ रहा है? एंगल थीटा पूछ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि एंगल थीटा कैसे निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर कि कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो आप बताइए मुझे कि क्या आपको ये पता चल रहा है कि एजी जो है मीडियन का ही लाइन है, क्योंकि सेंट्रॉइड से जाकर गुजर रहा है। तो अगर इसको आगे बढ़ाएंगे इसको डी नाम दे देंगे तो एडी हमारा मीडियन हो जाएगा, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी। तो आप कहेंगे हाँ सर ये तो बात है। इसके बाद एक चीज़ और आपसे पूछूंगा कि जो सेंट्रॉइड है मीडियन को किस रेशियो में बांटता है। तो आप कहेंगे सर 2 और 1, मतलब ऊपर का अगर 2 है तो नीचे का 1 होगा। ये भी सही है। आपसे बोला गया कि एजी बीसी के बराबर है, मतलब एजी अगर 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगा, और ये 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है तो 1 यूनिट ये हो जाएगा और 1 यूनिट ये हो जाएगा। अब जो आपके सामने सिर्फ सवाल इतना बचा कि ये एंगल कितना होगा अगर ये तीनों भुजा बराबर है। जिनको पता है वो डायरेक्टली इसको 90 डिग्री मार देंगे। याद रखना कभी भी इस तरह का सिचुएशन आए तो 90 डिग्री होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ऐसा होता है। ये सर्कम सर्कल बनता है यहाँ से और आपका ये सेंटर हो जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए इसको नहीं पता है, इसके बाद भी नहीं पता आपको, तो आप इसको ऐसे कीजिए किसी एंगल को अल्फा मान लीजिए, तो आप कहेंगे सर ये भी अल्फा हो जाएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल में। इसको बीटा मान लीजिए तो आपका ये भी बीटा हो जाएगा। अल्फा वाले एंगल का एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा 2 अल्फा, और बीटा वाले का एक्सटीरियर 2 बीटा। दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और यही अल्फा प्लस बीटा हमारा निकालना था, कितना? थीटा, जो कि 90 डिग्री है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल भी जो है ज्योमेट्री का ही सवाल है, अच्छा सा सवाल है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सवाल क्या कह रहा है? B1 is a point on the side AC of a triangle ABC. B1B is joined. A line is drawn through A parallel to B1B meeting BC at A1, and another line is drawn through C parallel to B1B meeting AB produced at C1. Then which is correct? बोल रहा है कि ABC एक ट्राइंगल है, A हो गया हमारा, ये B हो गया हमारा, और ये C हो गया। बोल रहा है कोई भी एक पॉइंट है B1 AC पे, बोल रहा है इसको बढ़ा दिया गया है A को, इसके पैरेलल B1 के पैरेलल AC को खींचा गया है, जो कि BC को आके यहाँ पे A1 को A1 पॉइंट नाम दिया, जो कि BC के बढ़े हुए हिस्से से जाकर काटता है, जिस पॉइंट पर काटता है उसका नाम A1 को दिया गया है। फिर बोल रहा है क्या कि अनदर पॉइंट, एक और लाइन यहाँ से ड्रा किया गया पैरेलल, किसके पैरेलल? इसी के पैरेलल। ये तीनों पैरेलल हो गए, ये इसके पैरेलल ड्रा किया गया। B1 के पैरेलल एक और लाइन C से ड्रा किया गया है, जो कि AB के बढ़े हुए हिस्से को C1 पे काटता है। AB के बढ़े हुए हिस्से को C1 पे काटता है। आपको पूछ रहा है रिलेशन निकालना है कि आप कैसे निकालेंगे रिलेशन। तो चलिए रिलेशन निकालते हैं। देखिए रिलेशन कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको, मैं थोड़ा देर के लिए इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे रहने देते हैं। आप जो ट्राइंगल देख रहे हैं इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ। आप जो ट्राइंगल देख रहे हैं इसमें देखिए कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना, दोनों ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो होगा कि नहीं? तो कहेंगे हाँ सर। क्या होगा वो लिखिए जरा मेरे साथ। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब ये जो मिटाया हूं ये ट्रायंगल जब यूज करेंगे, देखिए इसको ब्लू मार्क कर दे रहा हूं मैं, जब ब्लू वाला ट्रायंगल यूज करेंगे तो ये साइड कॉमन आएगा, ठीक है। और आपको जो ऑप्शन देखेंगे तो A1 B1 C1 यूज किया हुआ है, तो हम उतना ही यूज करेंगे। तो आप मुझे बताइए कि ब्लैक वाले में बात कर रहे हैं, ऊपर वाले में तो A1 है, ये B है, AB ये C था, A1 लेना है तो A1 ले लिया, बटा A1 के साथ क्या आएगा? B1 आएगा, तो B1 आ गया, बराबर। देखिएगा हम ये लेंगे नहीं तो क्या होगा? तो बड़े वाले का लिया था A1, तो बड़े वाले का क्या हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे AC। छोटे वाले का लिया था B1, तो छोटे वाले का क्या हो जाएगा? B1C। अब नीचे वाले में देखिए, ब्लू वाले में, तो आप कहेंगे सर नीचे वाले में तो फिर इसको हटा देते हैं हम। ये किसके पैरेलल था? इसके पैरेलल था, तो इसको हटाते हैं, इस सब की जरूरत हमें नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर हमें चाहिए फिर से क्या? तो देखिए यहाँ से
ये क्या था, A1 था, नहीं C1 था, ये C1 हमें चाहिए तो हम C1 ले लिए। ये किसके साथ आएगा, B1 के साथ आएगा, B1 के साथ आएगा। और फिर क्या होगा, ये C1 बड़ा वाला लिया है तो AC ले लेते हैं, और फिर B1 छोटा वाला लिया है तो AB1 ले लेते हैं। अब आपको नहीं समझ में आया अगर यहां तक, तो आप इस चीज को नजर डालिए एक बार। ABCDE क्या होता है, AB बड़ा वाला ट्रायंगल का, दोनों ट्रायंगल ऊपर वाला छोटा, बड़ा वाला बराबर होता है, सिमिलर होता है, बराबर नहीं सिमिलर होता है। तो बड़े वाले का AB लेंगे, बड़े वाले का AC लेंगे, और बड़े वाले का BC लेंगे। बड़े वाले का AB लिया है तो बड़े वाले के AB के साथ छोटे वाले का AD आएगा। बड़े वाले का AC लिया है, इसके साथ छोटे वाले का AE आएगा, और बड़े वाले का BC लिया है, इसके साथ छोटे वाले का DE आएगा। ये सबका रेशियो बराबर होगा। आपको जितना काम है उतना ले लीजिए, यही मैं किया हूँ यहाँ पे। अब जब इतना समझ गए आप, तो आपको सिर्फ अब इसको मिलाना है, मिलाने से आपको रिजल्ट निकलने वाला है। तो मिलाने के लिए आप क्या करेंगे, आपको एक चीज़ याद रखना है, डायग्राम में मिटा दिया, डायग्राम में B1 जो पॉइंट था AC लाइन पे था, याद है। अब क्वेश्चन में भी देखिए B1 पॉइंट AC लाइन में था, मतलब AB1 और B1C क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो इसको उल्टा करके जोड़ देंगे, तो उल्टा करके जोड़ेंगे तो देखिए B1 बटा A1 प्लस, इसको भी उल्टा करके जोड़ दे रहे हैं, B1 बटा C1 बराबर, यहाँ क्या आएगा, B1C बटा AC प्लस AB1 बटा AC। यहाँ से 1 बटा AC कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, B1C प्लस AB1, तो AC मिल गया, तो AC बटा AC 1 हो गया, मतलब ये पूरा कट के क्या हो गया, 1। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए B1 से सबको भागा देंगे तो 1 बटे A1 प्लस 1 बटे C1 बराबर 1 बटे B1 आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिनका भी सवाल है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, सवाल मिलता है, सॉल्यूशन, सवाल देते हैं, सॉल्यूशन मिलता है, उसके बाद सॉल्यूशन के साथ आप लोग क्या करते हैं आज तक मुझे नहीं समझ में आया। सो जाते हैं उसको तकिए तर रख कर, या फिर मतलब खा जाते हैं, या किताब में रख कर ढक जाते हैं, क्या करते हैं, बताते ही नहीं सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं। मुझे पता नहीं चलता है कि आपको मेथड कहाँ दिक्कत हो रही है, आपको किस तरीके से हेल्प की जाए। ये जो सवाल है, ये सवाल देखिए इस तरह का 4-5 बार सवाल रिपीट हुआ है, बैक टू बैक 2-3 दिन में। जिनका भी सवाल आता है या जिनका भी सवाल इसमें इंक्लूड किया गया है, आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको समझ में आ रही है कि नहीं। जिनका कमेंट करके नहीं, जिनका रिप्लाई आया है ना, जो चुपचाप इसके बाद भी सो गए हैं, यकीन मानिए आपका नेक्स्ट सवाल नहीं क्लियर करने वाला हूं डाउट का। देखिए 4था नंबर सवाल, ये सवाल लगभग 5-6 लोगों का सवाल है। कह रहा है A और B किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। सवाल समझ लीजिएगा, बोल रहा है A और B किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। A अकेला 1/3 काम, A अकेला 1/3 काम करता है, उसके बाद बचे हुए काम को B करता है, तो बचा हुआ कितना काम हो गया, 2/3। और इस तरह से दोनों मिलकर काम 40 दिन में खत्म कर देता है। तो आपको बताना है कि A अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, जबकि बोला हुआ है कि A जो है B से अधिक कुशल है। A जो है B से अधिक कुशल है। तो आपको यहां पे एक चीज बता रहा हूं मैं, जो स्मार्ट तरीका होता है, जो सिंपल तरीका होता है, जो फिर इजी होता है बताने का। तो इसमें मैं छोटा भी करके ऐसा बता दूंगा कि आपको एक बार में याद हो जाएगा, लेकिन फिर उसके लिए आपको फॉर्मूला कहिए या फिर शॉर्टकट का ट्रिक कहिए, वो लगाना होगा, उसी को ट्रिक बोलेंगे। जब छोटा कर दूंगा ऐसे ही दे दूंगा जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा, ठीक है। इसी से स्टेप चुरा कर मैं दूंगा आपको, लेकिन उसमें फायदा नहीं होने वाला, उसमें घाटा होने वाला है। घाटा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। तो आप इस सवाल को बड़ी इज्जत से करिए, कैसे करेंगे वो देखिए। आपको मैंने बोला कि A है जो B से अधिक कुशल है, मतलब A कम दिन समय लेगा, जल्दी कर लेगा काम ना, तो कम दिन समय लेगा। और निकालना भी किसका है, A का ही है। तो आप A को ही मान लीजिए कि X दिन में काम खत्म नहीं करेगा, X दिन काम किया था, A X दिन काम किया था। अगर ये X दिन काम किया है, इसका मतलब 40 दिन दोनों मिलकर किया, मतलब B कितना दिन काम किया होगा, 40 - X दिन। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब बात आती है कि यहाँ जो फ्रैक्शन है इसको आप चाहें तो साथ ले सकते हैं, चाहे तो हटा दें। आपको पहले साथ लेके चलता हूँ, फिर हटाने का बताऊंगा, दोनों सेम चीज आएंगी। अब देखिए A कह रहा है कि 1/3 काम किया है X दिन में आपको पता है कि इफिशियंसी को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। टाइम एंड वर्क में जब भी काम की बात होती है तो इफिशियंसी जुड़ती है, काम नहीं जुड़ता है।
आप मुझे बताइए, इसका एक दिन का काम प्लस इसका एक दिन का काम बराबर दोनों का एक दिन का काम है कि नहीं? क्लियर, इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। तो आप बताइए एक दिन में ये 1/3 काम किया है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो कहेंगे 1/3x। एक दिन में ये ए द्वारा किया हुआ काम है। बी कितना काम करेगा? तो कहेंगे सर इतना दिन में इतना काम कर रहा है, तो एक दिन में काम निकालना होगा, तो कितना हो जाएगा? 2/3 गुना 40 - x। और दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है एक दिन में? तो कहेंगे सर दोनों मिलकर 18 दिन में पूरा काम कर रहा है ना? 18 दिन में दोनों मिलकर पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलकर? 1/18। ये भी दोनों मिलके है और ये भी दोनों मिलके है, तो ये दोनों बराबर। ये क्लियर? अब यहाँ पे एक जो बताया कि आपको फ्रैक्शन को हटाने के लिए, वो बता रहा हूँ कैसे हटाते हैं। आप देखिए यहाँ पे 1/3 काम हुआ है, यहाँ 2/3, आप कहीं 3 काम टोटल हुआ है। टोटल कितना काम हुआ है? 3 काम। इसका मतलब एक काम इसने किया और 2 काम इसने किया, यहाँ तक क्लियर? और अगर दोनों 3 काम हुआ है तो a + b मतलब 3 काम 18 दिन में कर रहा है। 3 काम 18 दिन में कर रहा है, तो एक काम कितना दिन में करेगा? तो कहेंगे सर 6 दिन में। इसका मतलब एक काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। देखिएगा, तो एक काम 1/6 दिन में दोनों मिल के करेगा, जबकि ये एक काम कितने दिन में कर रहा है? 1 दिन में। मतलब ये एक दिन में कितना काम करेगा? इतना। और ये 2 काम कर रहा है इतना दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? ये मैंने एक दिन में कितना काम करेगा? तो 2/इतना। अब आप देखिए यहाँ से 3 काट देंगे, यही इक्वेशन आया कि नहीं आया? 1/6 बराबर 1/x + 2/इतना। ठीक है। आप कहेंगे सर फिर इसमें अंतर क्या आएगा? आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा कि सर फिर अंतर क्या होगा? हम तो कोई भी मेथड ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर काम बांटेंगे तो फायदा क्या होगा दिखाता हूं अब दोनों मिटाने के बाद। आपको याद है ना कि अगर ए किसी काम को अल्फा दिन में करता है, बी किसी काम को बीटा दिन में करता है, दोनों मिलकर अल्फा प्लस बीटा दिन में करता है। ये आपको पता है कि नहीं पता है? तो आप कहेंगे हाँ सर ये पता है हमको। आपको याद रखना ये हमेशा, ये कहाँ से आया? उसी से आया। 1/अल्फा + 1/बीटा करेंगे तो ये आएगा। ठीक है। अब आपको पता चल गया x दिन में ये कर रहा है, ये इतना दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो आप ये डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं 40 - x + x। है कि नहीं क्लियर? मैंने यही बोला ना दोनों मिलकर, लेकिन बात क्या हो रही है यहाँ पे? दोनों मिलकर ये 40 - x नहीं है, तो हम 40 - x डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसका एक काम का निकालेंगे। एक काम में 40 - x/2 हो जाएगा, तो x × 40 - x/2 1 का हो गया, बटा x + 40 - x/2 ये हो गया, गुना बटा जोड़ से भागा कर दिए। और ये कितना आना चाहिए? तो कहेंगे सर 18 नहीं 6 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 6। आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे, x की जो वैल्यू आएगी वो आपको बताएगा कि x कितना दिन काम किया था। लेकिन जब आप काम अपने 3 दिन माना है तो अपने हिसाब से इसको नहीं करना है कि सर इतना ही आंसर होगा, नहीं, ये एक काम का बात है। ये एक काम का बात कब है? जब टोटल 3 काम था, या फिर सीधे कहिए कि इसने काम तो 1/3 किया था, तो 1/3 काम किया है तब इतना दिन लगा है, तो पूरा काम लगेगा तो कितना होगा? 3 गुना इतना। थोड़ा सा और सुनिएगा, सवाल पे आऊंगा, क्योंकि इस तरह का सवाल बहुत ज्यादा आप लोग फंस रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं। आपको ये भी बताने वाला हूं कि सवाल को देखते हुए आंसर कैसे बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से समझिए सवाल को। अभी मैं बता रहा हूं आपको कि लास्ट स्टेप देखिए मैंने क्या किया था। चलिए लास्ट स्टेप के पहले थोड़ा सा सोल्व करते हैं, फिर आते हैं लास्ट स्टेप पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे एक काम लिया था, तो 1/x + 2/40 - x बराबर 1/6। इसको एक बार सोल्व करते हैं। 40 - x + 2x बटे x × 40 - x बराबर कितना हो गया? 1/6। ध्यान दीजिएगा, जो x के साथ आएगा उसी को गुना करेंगे, जो नंबर आएगा उसको गुना कभी नहीं करेंगे। मतलब इन दोनों को अगर आप निकालेंगे ब्रैकेट से, तो देखिए 40 - x + x कितना हो जाएगा? 40 + x। तो 6 से इसको गुना नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे आपको छोटा आ गया, किसी सवाल में बड़ा जाता है, लेकिन यहाँ x के साथ गुना हो रहा था, इसको x के साथ गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ x² आ गया, इधर 40x और इधर घटा दीजिए तो -34x + 240 हमने गुना कर दिया, क्योंकि छोटा था, आपको गुना करने की जरूरत नहीं है। आप गुना नहीं करेंगे। बहुत सारे सवाल में क्या होगा कि यहाँ जो दिया हुआ 1/3 2/3 यहाँ पे दे देगा 17, न 3 से कटेगा ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे? 17 दिन दे देगा, 29 दिन दे देगा, 18 दिन 16 दिन दे देगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो आपको पंगा हो जाएगा। उस केस में यहाँ वो भी एक नंबर और बढ़ेगा।
आपको क्या करना है, इन दोनों को फैक्टर कर देना। जैसे मैंने 2 3 ले लिया और इसको 8 5 ले लिया, हमें दोनों मिलाकर 34 होना चाहिए। तो देखिए 5 और 2 10 और 8 24, 24 10 34। यहाँ दोनों नेगेटिव है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, मतलब x क्या होगा, तो आप कहेंगे 24 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है ना। लेकिन x 24 होगा कि 10 होगा, तो ये बताएगा कौन ज़्यादा कुशल है। तो एक कुशल है मतलब एक कम दिन लेगा, एक कम दिन लेगा मतलब ये कितना होगा, x होगा। अब आते हैं वो ट्रिक पे, जो ट्रिक आप डायरेक्टली आंसर मार सकते हैं। बहुत सारे सवाल में डायरेक्टली आंसर मार सकते हैं, मौका देता है वैसा। कैसे मौका देगा, कुछ नहीं देखना है, आप खुद बताइए कि जो a अगर 1/3 काम कर रहा होगा कुछ दिन में, तो एक काम कितना दिन में कर रहा होगा, तो कहेंगे सर 3 गुने कुछ, मतलब जो भी आंसर होगा 3 का गुणनफल होगा। आपके बहुत सारे सवाल में देखा हूँ एक ही ऑप्शन 3 के गुणनफल होता है। बहुत सारे सवाल में आप भी नोटिस किए होंगे, तो उसको टिक मार के निकल जाइए। बहुत में 1/7 बोलता है तो 7 का गुणनफल एक ही ऑप्शन होता है, तो टिक मार के निकल जाइए। लेकिन ये कब है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर 2 ऑप्शन दे दिया ऐसा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई, और यही सवाल का जवाब है। आप कमेंट करके बताइएगा आपको सवाल का एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, नहीं आया है, या नींद आ गई थी समझने समय। सारी कहानी बताइएगा जरूर। और टाइम एंड वर्क का मेरा वीडियो देखिए, मेरा लेक्चर देखिए, वहाँ पे आपको सब सारे इस तरह के सवाल भी लिए गए हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अब जो सवाल आपके सामने, ये सवाल भी बहुत अच्छा सा सवाल है। आप एक बात बताइए, सवाल पहले पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो उस पर होने वाले लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में लाभ हानि प्रतिशत या हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तन हो जाता है, या फिर हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों बराबर होता है, तो वस्तु पर होने वाली हानि प्रतिशत बताइए। यह सवाल आप मुझे एक बार बताइए कि हानि प्रतिशत होता क्या है, अच्छे से समझिएगा। इसमें भी बताऊंगा ट्रिक कैसे लोग देते हैं या ट्रिक कहां से निकलता है, ट्रिक कहते किसको आप लोग हैं, तो आपको पता चलेगा बेवकूफियत है। कॉन्सेप्ट ही ट्रिक होता है। कॉन्सेप्ट का 1-2 लाइन आपको हटा दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, बोला जाएगा भैया लो ट्रिक है, और यही शॉर्टकट है। कुछ नहीं है शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है, लॉजिक है। देखिए यहाँ पे आप मुझे बताइए लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर लाभ को 100 से गुना करेंगे, क्रय मूल्य से भागा देंगे। मैं बोलूँगा हानि प्रतिशत को, तो कहेंगे सर वही कर देंगे। तो एक बात बताइए आप मुझे, लाभ प्रतिशत में आप लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य कर रहे हैं, और हानि प्रतिशत में भी यही काम कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से समझिएगा। जो मैं बताता हूँ, जो समझाता हूँ, आप समझिएगा, मजा आएगा आपको लगेगा कि हाँ आपको सीख रहे हैं। तो कोई फर्क पड़ता है, मैंने इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, मतलब वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सीधे बोल रहा है लाभ बराबर हानि है, बोल रहा है कि नहीं? सवाल यही बोल रहा है ना। अब मतलब प्रतिशत सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया हुआ है, मतलब जितना उसको रुपया का लाभ हुआ उतना ही रुपया का हानि हो रहा है, तभी तो दोनों का प्रतिशत बराबर होगा, क्योंकि प्रतिशत में गुना भी 100 से करते हैं, दोनों को डिवाइड भी क्रय मूल्य से करते हैं। मतलब सवाल अब ये रह गया कि जितना का लाभ उतना का हानि। अब मुझे बताइए कि बेच कितने में रहा है, पहले जितना बेचता था उसे डबल कर दिया। आपको एक नॉर्मल बता रहा हूँ, पहले 1 रुपया में बेच रहा था, अब 2 रुपया में बेचेगा, कोई तकलीफ है आपको? नहीं। अब एक बात बताइए, जितना लाभ उतना हानि, जितना लाभ उतना हानि, इसका मतलब इस पे हानि हो रहा होगा, इस पे लाभ हो रहा है, इस पे हानि इस पे लाभ, इस पे हानि इस पे लाभ, समझिएगा बात को। इसका मतलब क्रय मूल्य बीचों बीच में नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए 50 पैसा इधर, 50 पैसा इधर। अब अगर आप कहेंगे सर दशमलव को हटाना है, बहुत पंगा करता है दशमलव हमको, तो हम कहेंगे सर फिर इसको 2 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए, बीच में 3 आ जाएगा। अब तो ठीक है, बना सवाल कि नहीं बना? अभी भी नहीं समझ में आया? अरे 3 रुपया क्रय मूल्य निकल कर आ गया, कितना कहानी है 1 रुपया का, तो 1/3 हो गया आपका हानि प्रतिशत। प्रतिशत में बदल दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। अब आपको यही बताया जाएगा कभी भी अगर कि जब भी दुगना कर दे तो आंसर यही आने वाला है, 1/3 ही आने वाला है। याद रखिए, सवाल ऐसे भी कर सकता था कि पहले 10 रुपया में बेच रहा था, अब 20 रुपया में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बदल जा रहा है, तो भी प्रॉफिट इतना ही आएगा, या फिर लॉस परसेंटेज इतना ही आएगा। समझिएगा बात को, मैंने आपको बोला यही। आप x लेकर चलेंगे तो भी यही होने वाला है। मैं बोला पहले x में बेच रहा था, अब 2x में बेच रहा है, ठीक है। और आप बोल रहे हैं जितना रुपया लाभ हो रहा है उतना ही रुपया हानि हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य होगा कितना? तो कहेंगे सर 1.5x। देखिए 0.5x का लाभ, 0.5x का लॉस हो गया बराबर। कभी कभार सवाल 3 गुना भी कर देता है। आपको मेथड यही अप्लाई करना है, पहले 1 रुपया में बेच रहा था, अब 3 में बेचेगा, कोई बात नहीं, लाभ हानि बराबर होना है ना।
लाभ हानि बराबर होना है। तो 3/4/2 मिड पॉइंट निकालने का ही तरीका है। 3/4/2 कितना आ गया 2, ये मिड पॉइंट हो गया। देखिए 1 रुपया का हानि 1 रुपया का लाभ, तो कितना हो गया प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, 1/2 मतलब 50%। इस तरह का सवाल मैं प्रॉफिट लॉस में बताया हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो आप देखिए अब इस तरीके से पेपर पे जब सॉल्यूशन देता हूँ तो आपको वाकई दिक्कत होगी समझने में, इसलिए बोलता हूँ एक बार देखिए लेक्चर को, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। और कमेंट करके जरूर बताते रहिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है एक व्यक्ति कुछ 1 रुपये के 20 के भाव से तथा उतने ही कंचे 1 रुपये के 30 के भाव से खरीदता है। वो दोनों प्रकार के कंचे को मिला देता है और उन्हें 1 रुपये के 25 के भाव से बेच देता है। सौदे में उसका लाभ या हानि। देखिए मुझे खुद नहीं पता लाभ होने वाला है उसको हानि, लेकिन इतना पता है कि जो सवाल कहता है वैसे ही करेंगे। 1 रुपया में 20 खरीदता है और 1 रुपया में 30 खरीदता है, एक ही है ना। हाँ 1 रुपया में 30 खरीदता है। फिर बोल रहा वो दोनों प्रकार के कंचों को मिला देता है और उन्हें 1 रुपया में 25 के हिसाब से बेच देता है। 1 रुपया में 25 के हिसाब से बेच देता है। अगर कुछ नहीं एकदम इजी मेथड लेना चाहते हैं तो प्रॉफिट लॉस का एक रूल है। जब भी आर्टिकल की बात आई, सामान खरीद बिक्री की बात आई, तो एक नियम ये होता है कि भैया जितना खरीदें आप उतना बेचिए। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि 10 मोबाइल खरीद कर लाए, 5 बेच दिए, पैसा निकल गया, तो आप कहेंगे सर फायदा हो गया। नहीं फायदा हुआ है, पैसा है कहाँ, 5 मोबाइल तो आपके पास रखा हुआ है जो कि सड़ा हुआ बेकार है। मतलब आपको पूरा सामान बेचेंगे तभी आप बता सकते हैं क्या फायदा है। तो आप बताइए, सबसे पहले कह रहा था जितना सामान खरीदे उतना सामान बेचे, तो इसको 2 से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया, तो आपको पता चल गया 60 रुपये की लागत पे 60 सामान 3 रुपये में खरीदा। इसको भी 2 से गुना कर दिया तो आपको पता चल गया 60 सामान यहाँ भी खरीदा और 5 रुपया लगा। देखिएगा 120 सामान खरीदा है, 120 सामान खरीद लिया 60 + 60, और पैसा कितना लगा 5 रुपया। 5 रुपये में 120 सामान खरीदा है, खरीदा है कि नहीं, और 1 रुपये में 25 सामान बेचा है। अब यहाँ से आपको प्रॉफिट लॉस बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपके तरीका से पहले चलता हूँ, फिर दूसरे तरीके से चलूंगा जो आपको आसान दिखे। पहले आपके तरीका से चलता हूँ, जो बताया है भी कि एकदम कुछ नहीं, तो बेसिक तो है ही हमारे पास। तो 120 और 25 को बराबर कीजिए। तो कैसे करेंगे, तो आप कहिए कि सर 0 0 5 2 12 24 25 20 होता है, तो इसको 5 से गुना कर देते हैं, तो इसको 600 बना देते हैं। और ये हो गया 25 रुपये में 600 बेचा, नहीं खरीदने वाला का है, एसीपी वाले का है, एसपी ये है। और इसको 600 बनाने के लिए 12 से गुना कर दें, 24 से गुना करना पड़ेगा। तो ये भी 24 से गुना कर दें, मतलब 24 रुपये में 600 बेचा। 600 यहाँ भी खरीदा है, 600 यहाँ भी बिका है। खरीदा है कितने में 25 में, बेचा है कितने में 24 में। तो हानि कितना हो गया, तो कहेंगे सर 1 का कितने पे, खरीद कौन सा था, ये था खरीद, 25 पे 1 का हानि हो गया। तो आपको क्या मिल गया 1/25, 100 पे कितना हो गया, तो कहेंगे सर 4, मतलब यही आपका हानि हो गया। 25 4% आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। अब आपको बता रहा हूं मैं कि दूसरा तरीका आपको दूंगा। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है उसको देखिएगा, यहीं पे करते हैं। जैसे ही आपको ये पता चल गया कि 5 रुपये में उसने 120 खरीदा है और 1 रुपये में उसने 25 बेचा है, आप इसको बराबर कर लीजिए। तो मैं बोला कि 5 में 125 क्या हो गया, 5 में 125 बेचा है। अब आप आर्टिकल पे सवाल को याद कीजिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। मूल्य बराबर कर दिया मैंने, आर्टिकल को बदल दिया, मूल्य बराबर करना मुझे आसान लगा। अब बताइए 120 को खरीद के 125 बेचता है, तो 5 का उसको तो घाटा हो ही रहा है, कितना बेचने पे, 125 बेचने पे, तो 25 और परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 4% का हानि। अब इसका डिटेल कॉन्सेप्ट मैं नहीं दे पाऊंगा यहाँ पे, नहीं तो पता चलेगा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्लास लंबा हो जाएगा। आप इसके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे आर्टिकल पे ये सब चीज़ें बताया हूँ मैं कि आर्टिकल के सवाल को आर्टिकल में सोल्व कर सकते हैं आप। अब ये सवाल कराइए, यदि व्यक्ति ने कुछ वस्तुएँ, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएँ 1 रुपये में 5 की दर से तथा उतनी ही वस्तुएँ 1 रुपये में 4 की दर से खरीदी। उन्होंने दोनों प्रकार की वस्तुओं को एक जगह मिला दिया तथा उन्हें 2 रुपये में 9 की दर से बेच दिया। ये एसपी हो गया और ये सीपी की बात कर रहा था, 9 की दर से बेच। इस सौदे में उसे 3 रुपये की हानि होती है। तो बताना है कितना आर्टिकल उसने खरीदा था, ये कुछ कितने आर्टिकल थे। आप मुझे बताइए कि जितना यहाँ उतना यहाँ, तो इसको 4 से और इसको 5 से, मतलब 20 आर्टिकल यहाँ, 20 आर्टिकल यहाँ, टोटल इसकी हो गई 40 आर्टिकल, हो गया कि नहीं। और 4 से इसको गुना किया गया तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 9।
मतलब 9 रुपया में इसने 40 आर्टिकल खरीदा है, जबकि 2 रुपया में 9 आर्टिकल बेच रहा है। आपको आर्टिकल को बराबर करना है तो 9 से इसको गुना कर देंगे, तो 81 हो गया सीपी हमारा। कितने आर्टिकल का? तो कहेंगे सर 360 का। और फिर इसको किससे गुना कर लेंगे? 40 से, तो 40 दूनी 80 हो गया एसपी। कितने आर्टिकल का? 40 से गुना कीजिए 360। मैंने आर्टिकल बराबर कर दिया क्योंकि जितना खरीदना उतना बेचना है। आपको पता चल गया 1 रुपये का उसको फायदा हो रहा है। ₹1 का लॉस हो रहा है शायद उसे। हाँ, ₹1 का लॉस हो रहा है। पूछ रहा है 3 रुपये का लॉस पे। तो ₹1 का जब लॉस हो रहा है कब? जब 360 आर्टिकल का लेन देन किया है। और 3 रुपये का लॉस कब हो जाएगा? जब उस 360 गुने 3 आर्टिकल का लेन देन करेगा, मतलब 1080 आर्टिकल का लेन देन करेगा, तो उसको कुल मिलाकर 3 आर्टिकल का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। एक सवाल और है, प्रॉफिट लॉस का ही है। इस तरह का सवाल बताया था आपको, जिनका क्वेश्चन उन्हीं को बताया था। आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका, अच्छे से समझकर बताइएगा जरूर मुझे। कह रहा एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा देता है। उस सवाल में जो आपने दिया था उसमें कितना बढ़ाता है? 100% बढ़ा रहा था, दुगना कर रहा था। यहाँ 20% बढ़ा रहा है। बोला उसने आदि वस्तुओं को उसके अंकित मूल्य के अंकित मूल्य 1/4 को 20% कटौती और शेष को 1/4। सबसे पहले आप बताइए कि कितने भाग में वस्तुओं को बांटा है? तो कहेंगे सर पहले 1/2 किया, फिर उसका 1/4 किया, फिर बचा हुआ मतलब 1/4। तो 4 टुकड़ों में बांटा गया है। तो आप 4 मान लीजिए टोटल आर्टिकल है। आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। इस तरीके से आपको पहले बताया था, इस तरीके से फिर बताऊंगा कि अगर आप 4 आर्टिकल नहीं मानना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं कि कितना आर्टिकल था, तो उससे भी बताऊंगा मैं आपको। तो मैंने बोला 4 आर्टिकल इसलिए क्योंकि 1/2 पहले बेचा था नो प्रॉफिट पे, मतलब 0% डिस्काउंट पे। उसके बाद 1/4 आर्टिकल बेचा कितने पे? तो आप कहेंगे सर इस पे तो 20% का डिस्काउंट दिया था, डिस्काउंट की बात हो रही है। और जो बचा हुआ आर्टिकल था इस पे 40% का डिस्काउंट दिया था। तो ये 4 का 1/2 कितना हो जाएगा? 2 आर्टिकल, ये 1 आर्टिकल और ये 1 आर्टिकल। ध्यान आपको क्या देना है कि 100 अगर % क्रयमूल्य है, क्रयमूल्य हमेशा इसीलिए नहीं क्रयमूल्य के बारे में बात करते हैं क्योंकि क्रयमूल्य हमेशा 100% ही हम रखते हैं, ठीक है। तो क्रयमूल्य पे बात ही नहीं करना, बस ये समझना है कि आर्टिकल का दाम 120% हो गया। अब अंकित मूल्य आपका आर्टिकल का कितना है? इतना ही है। और 100 से जितना ऊपर है वो प्रॉफिट इसका। अगर अंकित मूल्य पर बेच दिया 120% पर ही, मतलब 20% प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से 2 आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट हो जाएगा? 2 गुनी 20% मतलब 40%। हम ये परसेंटेज वो परसेंटेज नहीं, ये परसेंटेज जहाँ से है क्रयमूल्य वाला परसेंटेज है। हम निकाल रहे हैं टोटल प्रॉफिट कितना होता है। टोटल प्रॉफिट पता चल जाएगा 4 आर्टिकल का, 1 आर्टिकल का प्रॉफिट, और 1 आर्टिकल का प्रॉफिट हो या पूरे का प्रॉफिट हो। पूरे आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना होता है? कभी भी कोई सामान आप एक सामान पे अगर 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो अगर उसी रेट से सब कुछ बेच रहे हैं तो 10 सामान पे भी आप 10 ही % कमाएंगे, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि 1 आर्टिकल पे 10% तो 2 आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, 2 आर्टिकल पे भी 10% प्रॉफिट होगा। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 120 दाम है, उस पर 20% कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 24। तो 24 इसमें माइनस करेंगे तो 20 तो माइनस हो गया, 4 और माइनस होगा, मतलब -4 का लॉस चल जाएगा क्योंकि 100 से नीचे आप नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ एक सामान पे -4% का लॉस हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं, तो कहेंगे सर यहाँ तो 40% का आपको डिस्काउंट दे रहा है, 40% का डिस्काउंट है यहाँ पे। तो 120 का 40% कितना हो जाता है? 48। 20 हटा दीजिए, 28 और हटाना है, तो 28% का इसको लॉस हो गया। 100 तक ही इसकी क्षमता है, ना लॉस में रहने की ना प्रॉफिट कमाने की। 100 से नीचे आएगा तो लॉस। 48 के लिए 20 ही इसके पास सिस्टम था, 28 जो बचा वो इसके नीचे जा रहा है। 100 में जितना नीचे जाएगा उतना ही % लॉस है, तो ये लॉस हो गया। तो टोटल कितना हो गया? तो कहेंगे सर 40% फायदा और यहाँ 32% का लॉस, मतलब कितना हो गया? 8% का फायदा। कितने आर्टिकल पे? 4 आर्टिकल पे। तो 1 आर्टिकल पे कितना हो जाएगा? तो कहेंगे सर 2% का फायदा। अब अगर आपके दिमाग में ये बात है कि सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम क्यों आर्टिकल को 4 माने? आप आर्टिकल को 1 मान सकते हैं, सीधा जवाब निकल जाएगा। तो कहेंगे हाँ सर। तो आप बताइए 1/2 आर्टिकल बेचा था, फिर 1/4, फिर 1/4। पहले पे 20% प्रॉफिट कमाया, ठीक है, प्लस हो गया ये। दूसरे पे आप देखिए कि 4% 20% लॉस दिया है, डिस्काउंट दिया, तो 12 दूना 24 मतलब 4% का परसेंटेज आपका वही रहने वाला है। और यहाँ पे 28% का। तो आप देखिए कि यहाँ 4 से कटा, ये माइनस है कि यहाँ 4 से कटा -7, तो यहाँ 2 से कटा 10, 10 - 1 - 7 कितना हो गया? 2% का प्रॉफिट। यहाँ पे नंबर कट रहे थे,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका में कैलकुलेशन इजी पड़ गया, जहाँ नंबर नहीं कटेंगे वहाँ पे आपको ये मेथड इजी पड़ेगा। आप एक्स भी यहाँ मान के चलेंगे आपको सेम चीज़ आने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये जो सवाल है, ये सवाल भी पेपर वर्क पे नहीं क्लियर हुआ था, अभी क्लियर हो जाएगा। और जिनका भी सवाल है फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चन देखा, सॉल्यूशन मिला, निकल लिए। सवाल कह रहा है पहले 20 प्राकृतिक संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाता है कि एक 31 अंकों वाली संख्या बनती है। अब इस सवाल को आप कैसे बना सकते हैं वो बताता हूं। इस सवाल में दो चीज दिया हुआ, आपको डॉट होना नहीं चाहिए था, क्वेश्चन समझने में डॉट नहीं होना चाहिए था। बोल रहा है 20 प्राकृतिक संख्याओं को लिखा गया है, मतलब आपको सीधे बोल रहा है ऐसे लिखा गया है। 20 प्राकृतिक संख्या मैंने लिख दिया, और ये भी बोल रहा है 31 अंक है। वो चाहता तो ये नहीं बोलता, सिर्फ बोलता इस प्रकार से 31 अंकों वाली एक संख्या लिखी गई है, तो भी आपका 20 पहले जाकर रुकता। बात समझ में आई? उसने क्लियर कट बोल रहा है कि 20 प्राकृतिक संख्या लिखी जा रही है, तो आखिरी संख्या 18, 19 सॉरी थोड़ा गला ज्यादा सूख रहा है इतना होगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है इसको 16 से भागा देंगे तो क्या शेष बचेगा। तो आपको याद रखना है 2 से भागा किसी सम संख्या को दी जाती है। 4 से भागा देने के लिए आखिरी 2 डिजिट को, आखिरी 2 अंक कटना चाहिए। 8 से भाग देने के लिए आखिरी 3 अंक कटना चाहिए, और 16 से भाग देने के लिए आखिरी 4 अंक कटना चाहिए। आप कहेंगे सर ये पता है, आपको जो नहीं पता है वो बता रहा हूं। कभी भी इस तरह की चीजें आती है आपके सामने, तो जिसको आप चेक कर रहे हैं भाग देने के लिए, ध्यान रहे, जिसको आप चेक कर रहे हैं भाग देने में, वहां से जो रिमाइंडर मिलता है वही पूरे को भाग देने पर भी रिमाइंडर मिलेगा। मतलब अगर कोई संख्या 254 ले लिया आपने और 8 से भाग दे रहे हैं, इसके पहले भी संख्या यहाँ कुछ अंक थे, ठीक है, ठीक है। आप 1 2 5 6 पूरे को आप 8 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर वही, शेष वही बचेगा जो सिर्फ इतना को भाग दीजिएगा 8 से। यही बता रहा हूँ मैं। इसका मतलब पूरे का शेष किस पे डिपेंड करेगा। 16 से भाग दे रहा हूँ तो 4 अंक मुझे चेक करने हैं, तो इस 4 को 16 से भाग दूंगा। 16 से भाग दीजिए तो 16 का 16, 3 बचा 32, 16 दूनी 32, 120 बार में पूरा कट गया, तो शेष कितना बच गया? 0। अगर नहीं कटता, अगर नहीं कटता, यहाँ जो बोला था 20 अंकों की संख्या लिखनी, 20 प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, वहां 21 कर देता और 31 अंक की जगह 33 अंक करता, तो यहाँ 20 और 21 आता। 20 21 को जब भागा देते 8 से 16 से तो नहीं कटता, तो शेष क्या बचता? तो शेष वही बचता जो पूरे को भाग देने पे बचता। इसलिए यहाँ पे शेष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कट गया है। और ये जो अंक बोलते हैं डिजिट को, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह से अंक लिखना है। ये 20 अंक दे दिया है, 20 संख्या दे दिया, 20 संख्या नहीं देता तो भी आप अंक काउंट कर सकते थे। 1 से 9 तक 9 अंक, आपको टोटल 31 अंक चाहिए थे, जिसमें से 22 घट रहे हैं, अभी 9 हो गए, 22 घट रहे हैं, तो 11 अंक और लिखते। तो 10 से 20 11 होता है, 11 से 20 10 होता है, तो 10 से 20 तक लिखते 19 20 हो जाता हमारा। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कमेंट करके आप जरूर बताइए, जो भी दिक्कत है, जो भी समझ में आए, जो भी चीज़ें आपको लगी है, आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो जो भी ऑलरेडी लेक्चर डाले हुए हैं उसको भी देखिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।